हेलो एवरीवन, वेलकम टू द केमिस्ट्री टाइम्स। हम कंटिन्यू करने वाले हैं केवीएस पीजीटी केमिस्ट्री के सॉल्यूशन को। तो हमने डिपार्टमेंटल एग्जाम के सॉल्यूशन को डिस्कस करना स्टार्ट किया हुआ था। 98 क्वेश्चंस को हम डिस्कस कर चुके हैं। बाकी के बचे हुए क्वेश्चंस को हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। तो देखो, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आज का कि द टेम्परेचर ऑफ अ 1 मोल ऑफ लिक्विड। एक मोल है लिक्विड का, उसका टेम्परेचर रेज हुआ है। ठीक है, टेम्परेचर इज रेज बाय हीटिंग इट। हीट किया है उसे विथ 750 जूल ऑफ एनर्जी। इतनी एनर्जी के साथ हीट किया है एंड इट एक्सपेंड। और लिक्विड होता है भाई, क्या हो जाता है? एक्सपेंड हो जाता है हीट करने पर, एनर्जी देने पर। एंड डज 200 जूल वर्क। और कितना वर्क करता है भाई? 200 जूल करता है। तो द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द लिक्विड विल बी। तो आपको यहाँ पर कैलकुलेट करना है कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होगा। तो देखो, यहाँ पर जो आपको गिवन है वो क्या है? गिवन है आपको यहाँ पर हीट। तो हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम है ये। ठीक है, किसने एब्जॉर्ब किया अभी एनर्जी को? हीट को किसने एब्जॉर्ब किया है? सिस्टम ने। तो जब भी एनर्जी एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम होती है तो वो क्या होती है? प्लस होती है। तो ये क्या आ जाएगी? क्यू की वैल्यू प्लस 750 जूल होगी। फिर अब हम यहाँ पर देखते हैं 200 जूल उसने क्या किया है? वर्क किया है। तो जो वर्क डन है वो क्या है भाई? डन बाय द सिस्टम है। किसने वर्क किया है भाई? सिस्टम ने वर्क किया है। देखो लिखा है ना, डज 200 जूल वर्क। कि भाई इतना वर्क किया है। किसने वर्क किया है? सिस्टम ने। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यानी कि वर्क डन बाय द सिस्टम वो क्या बनेगा? नेगेटिव। तो यानी कि ये कितना आ जाएगा भाई यहाँ पर? 200 जूल। ओके, अब जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है भाई? चेंज इन इंटरनल एनर्जी को हम डिनोट करते हैं डेल यू से। ये यू एनर्जी का सिंबल है। क्यू प्लस डब्ल्यू। क्यू क्या है यहाँ पर? हीट है। और डब्ल्यू क्या है भाई? वर्क डन है। तो अब यहाँ पर एनर्जी क्या है? ये हीट है, एब्जॉर्ब क्या है ये भाई? 750। और प्लस, और यहाँ पर ये जो डब्ल्यू है, वर्क डन आया है, वो कितना है भाई? -200 जूल है। तो यहाँ पर ये हमने किया -200। अब प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस। और ये सॉल्व करके क्या आ जाएगा भाई? 550 जूल। कैसा आएगा? प्लस का। तो अब हम देखते हैं कौन से ऑप्शन में दिया है आपको। ये आपको गिवन है ऑप्शन नंबर 3 में। तो इट इज़ द राइट आंसर, 550 जूल ऑफ एनर्जी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। देखो यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट्स ही हैं और ये पूछा है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। नॉट करेक्ट पूछा है ना, तो नॉट करेक्ट आइडेंटिफाई करना है। तो देखो, फर्स्ट स्टेटमेंट दिया है चेंज इन इंटरनल एनर्जी। ये डेल्यू जो होता है, सिंबल होता है चेंज इन इंटरनल एनर्जी का। डज नॉट डिस्क्रिमिनेट बिटवीन रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस। तो ये बिल्कुल ठीक है। जो डेल्यू होता है ये रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस के बीच में डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता है। वेयर डेल एस डज, जो चेंज इन एंट्रोपी होता है वो करता है। तो ये स्टेटमेंट तो करेक्ट है। सेकंड आपको दिया है, देखो सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पर आपको रॉन्ग दिया है। सेकंड स्टेटमेंट में देखो उसने क्या बोला है कि जो टोटल एंट्रोपी होती है, चेंज इन टोटल एंट्रोपी आएगी। सिस्टम की जो एंट्रोपी बनेगी और सराउंडिंग की बनेगी, तीनों क्या होती है? इक्वल होती है। भाई इक्वल नहीं होती है। जो टोटल एनर्जी होती है वो क्या होती है भाई? ज़्यादा आती है ना। वो टोटल एनर्जी कैसे आती है? सिस्टम प्लस सराउंडिंग से। और ये क्या होती है? ग्रेटर देन जीरो होती है। क्या होती है भाई? ग्रेटर देन जीरो होती है। और इन्होंने तो क्या बता दिया? तीनों इक्वल होती है और लेस देन जीरो और बोल दिया। तो यही वाला ऑप्शन क्या है भाई? इसका राइट आंसर बनेगा। यानी कि नॉट करेक्ट पूछा था ना, तो यही स्टेटमेंट है। आगे की स्टेटमेंट को एक बार देख लेते हैं। स्टेटमेंट देखते हैं। देखो, स्टैंडर्ड एंट्रोपी ऑफ CO2, कार्बन डाइऑक्साइड की एंट्रोपी ज़्यादा बताई है कार्बन मोनोऑक्साइड से। तो बिल्कुल करेक्ट है। नंबर ऑफ एटम्स से देखते हैं ना कि भाई ये इसमें ज़्यादा है तो इसकी एंट्रोपी भी क्या आएगी? ज़्यादा आएगी। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं अब यहाँ पर। द एंट्रोपी ऑफ अ सब्सटेंस इज अ मोलर एंट्रोपी एट 298 केल्विन एंड 1 बार प्रेशर एंड इट्स यूनिट इज दिस। तो ये बता रखा है कि जो हम स्टैंडर्ड एंथैल्पी देखते हैं, सॉरी स्टैंडर्ड एंट्रोपी देखते हैं, वो 298 केल्विन टेम्परेचर पे, और प्रेशर कितना होता है? 1 बार प्रेशर होता है। और उसकी यूनिट क्या होती है? ये होती है। तो बिल्कुल करेक्ट दिया है। तो ये फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट ही क्या है भाई? इनकरेक्ट आपको गिवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रिएक्शन बिटवीन नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। देखो यहाँ पर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच रिएक्शन हो रही है और क्या प्रोडक्ट बन रहा है भाई? अमोनिया। इज कैरिड आउट अ कांस्टेंट टेम्परेचर। एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे रिएक्शन हो रही है। एंड प्रेशर, प्रेशर भी क्या है भाई? कांस्टेंट है। इफ डेल एच एंड डेल यू आर द एंथैल्पी एंड इंटरनल एनर्जी चेंजेस। डेल एच को तो उसने बोला है चेंज इन एंथैल्पी है, और डेल यू को उसने कहा है क्वेश्चन में कि ये चेंज इन इंटरनल एनर्जी है। फॉर द रिएक्शन विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर करेक्ट। यानी कि इस रिएक्शन के रिगार्डिंग आपको इस ये दोनों जो यहाँ पर आपको ये वैल्यूज दी है ना, ये जो दोनों टर्म्स दिए, इन दोनों टर्म्स के बीच का रिलेशन बताना है कि क्या आएगा यहाँ पर। तो देखो, सबसे पहले तो आपको यही पता होना चाहिए कि यहाँ पर ये जो डेल एच है और डेल यू है, इसके बीच रिलेशन क्या होता है। तो डेल एच जो होता है, चेंज इन एंथैल्पी होती है, वो इक्वल होती है चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस में डेल एन जी आर टी।
अब यहाँ पर देखो ये क्या होता है, ये डेल एनजी क्या होता है भई यहाँ पर? ये होता है यहाँ पर, ये हम इस तरह से कैसे कैलकुलेट करते हैं भई देखो, इसे हम कैलकुलेट करते हैं नंबर ऑफ गैसियस प्रोडक्ट, यानी कि जो भी मोल्स है ना किसके प्रोडक्ट के, और कैसे होने चाहिए, गैसियस ही होने चाहिए, गैसियस ही प्रोडक्ट की बात करते हैं हम। उसको हम माइनस कर देते हैं नंबर ऑफ रिएक्टेंट, वो भी कैसे होने चाहिए, गैसियस ही होने चाहिए। तो यानी कि बेसिकली आपको प्रोडक्ट में से रिएक्टेंट माइनस करना है, वही क्या होता है, डेल एनजी होता है। तो अब यहाँ पर देखो इस रिएक्शन में जो यहाँ पर आपको अमोनिया दिया है, प्रोडक्ट में कितने मोल्स बन रहे हैं इसके 2, और रिएक्टेंट के कितने बन रहे हैं 1 + 3 4। तो ये आ गया, तो यहाँ पर क्या आंसर आ जाएगा, देखो ये -2, तो यानी कि डेल एनजी की वैल्यू कितनी आई है भई, ये -2 आ गई यहाँ पर। तो यहाँ पर जब आप इस इक्वेशन के अंदर पुट करोगे तो ये क्या बन जाएगा, डेल एच इज़ इक्वल टू में डेल यू माइनस 2 आरटी, ये इस तरह से आ जाएगा। तो अब देखो यहाँ पर ये इस तरह से रिलेशन दिया है, तो देखो यहाँ पर इसने बोला है कि डेल एच ज़ीरो आएगा, तो ज़ीरो तो देखो होगा नहीं है, ठीक है? ज़ीरो तो आएगा ही नहीं, कैसे ज़ीरो हो सकता है? इक्वल भी नहीं होगा ये, क्योंकि क्या है देखो, डेल एच कैसे मिलेगा आपको, डेल यू में से, यानी कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी में से जब आप क्या माइनस करोगे 2 आरटी, तो यानी कि इक्वल भी नहीं आएगा, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। अब ये दोनों ऑप्शन बचे हैं, तो देखो इन दोनों ऑप्शन में से क्या आ सकता है भई? ध्यान से देखना क्या बन सकता है यहाँ पर, डेल एच इज़ लेस देन डेल यू, कि जो डेल एच है ना वो डेल यू से लेस आया है, तो ये बिल्कुल करेक्ट है, थर्ड स्टेटमेंट इसका राइट आंसर आएगा। देखो डेल एच लेस कैसे बनेगा, क्योंकि देखो जो भी डेल यू की वैल्यू उसमें से कुछ ना कुछ माइनस हो रहा है, तब आपको डेल एच मिलेगा, तो इसका मतलब क्या है कि डेल एच क्या है, डेल यू से छोटा है। तो अब यहाँ पर इसका करेक्ट ऑप्शन क्या आ जाएगा भई, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब यहाँ पर, कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन, यहाँ पर देखो आपको एक रिएक्शन दी है, और इस वाली रिएक्शन में क्या है, ये कार्बन है, कार्बन गैस, और यहाँ पर ये हाइड्रोजन गैस है, और ये क्या कर रहा है भई, मीथेन बना रहा है। यहाँ पर ये एटम लिए हैं इन्होंने, ठीक है? और यहाँ पर जो चेंज इन एंथैल्पी आएगी वो इस रिएक्शन के लिए क्या आएगी भई, x किलोजूल पर मोल होगी। फिर इसी तरह से एक और सेकंड रिएक्शन दी है आपको, मीथेन बनाने के लिए दी है कि कार्बन ग्रेफ़ाइट है, और यहाँ पर ये हाइड्रोजन गैस है, और ये मीथेन बना रहा है, और जो इसके लिए चेंज इन एंथैल्पी है वो क्या है भई, y किलोजूल पर मोल है। तो इसने ये पूछा है कि ये जो ऊपर दोनों रिएक्शन है, इन दोनों रिएक्शन के रिगार्डिंग यहाँ पर ये जो इनकी एनर्जी के बीच में, सॉरी एंथैल्पी के बीच में जो रिलेशन दिया है ना, ये आपको करेक्ट वाला आइडेंटिफ़ाई करना है कि कौन-सा करेक्ट ऑप्शन बनेगा। तो देखो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आएगा वो क्या होगा भई, ऑप्शन नंबर 3। क्यों होगा भई, देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये कार्बन गैसेयस है और ये हाइड्रोजन, देखो इसी तरह से लिखा है, यानी कि एटम है, तो यानी कि यहाँ पर तो कोई बॉन्ड ब्रेकिंग होगी नहीं। अब लेकिन देखो ये वाला जो बी स्टेटमेंट आपको दिया है ना, बी जो रिएक्शन आपको दी है इसमें, कि देखो यहाँ पर ये क्या है, H2 मॉलिक्यूल है। क्या है यहाँ पर, ये गैस का मॉलिक्यूल है, तो यानी कि ये यहाँ पर क्या करेगा, पहले बॉन्ड ब्रेक करेगा और फिर ये मीथेन बनाएगा, तो यानी कि बॉन्ड ब्रेक करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, अभी एनर्जी देनी पड़ती है। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर जो इसके लिए एनर्जी आएगी वो किसके लिए ज़्यादा आएगी भई, एक्स के लिए ज़्यादा आएगी, यानी कि यहाँ पर तो ये बॉन्ड ब्रेक करने में कंज़्यूम हो जाएगी, तो यहाँ पर इसके लिए जो ज़्यादा आएगी वो क्या बनेगी भई, एक्स की ज़्यादा आएगी, तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन अ फ्यूल सेल व्हेन मिथेनॉल इज यूज्ड एज ए फ्यूल एंड ऑक्सीजन एज एन ऑक्सीडाइजर द फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस। क्या कहा है कि भई हमने एक फ्यूल सेल बनाना है, उस फ्यूल सेल में हमने यूज़ किया है मिथेनॉल एज ए फ्यूल, और ऑक्सीजन को यूज़ किया है एज एन ऑक्सीडाइजर, और ये रिएक्शन हो जाती है, क्या प्रोडक्ट बनता है भई, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बन जाता है। आगे देखो क्या बोला है उसने, कि इफ द स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ मिथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर, ये आपको वैल्यूज यहाँ पर देखो गिवन है पर मोल, एंड स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ मिथेनॉल इज -776 किलोजूल पर मोल, द एफिशिएंसी ऑफ कन्वर्जन ऑफ गिब्स एनर्जी इनटू यूजफुल वर्क विल बी। तो देखो उसने क्वेश्चन में ये बोला है बेसिकली आपको, कि ये जो यहाँ पर बन रहे हैं ना, ये रिएक्टेंट और जो प्रोडक्ट है, इनके लिए आपको यहाँ पर क्या गिवन है भाई, फ्री एनर्जी भी गिवन है। क्या गिवन है भई? फ्री एनर्जी गिवन है, देखो ये दे रखी है आपको। फिर आगे उसने बोला है कि यहाँ पर जब हम कंबशन करते हैं ना मिथेनॉल का, तो उसके लिए जो एंथैल्पी आती है ना, वो क्या आती है, -720 26 किलो जूल पर मोल आती है। तो बेसिकली आपको यहाँ पर एफिशिएंसी कैलकुलेट करनी है। तो देखो एफिशिएंसी का फ़ॉर्मूला क्या होता है? एफिशिएंसी का फ़ॉर्मूला होता है चेंज इन गिब्स एनर्जी, यानी कि गिब्स एनर्जी में जो भी चेंज आता है, डिवाइड में क्या आता है भई, चेंज इन एंथैल्पी, और इनटू में 100, ये होता है एफिशिएंसी का फ़ॉर्मूला। तो देखो आपको यहाँ पर एंथैल्पी तो क्वेश्चन में गिवन है, देखो ये दे रखी है -726, तो ये तो क्वेश्चन में गिवन है। यहाँ पर आपको क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा भई, फ्री एनर्जी, क्योंकि यहाँ पर देखो फ्री एनर्जी जो आपको है वो अलग-अलग इनकी फ़ॉर्मेशन की दी हुई है, बट रिएक्शन की नहीं दी हुई। ओवरऑल रिएक्शन ये जो हो रही है ना, इस रिएक्शन की आपको यहाँ पर गिवन नहीं है। तो देखो ये ओवरऑल हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये हम कैलकुलेट करते हैं प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करके। तो अब देखो यहाँ पर CO2 के लिए जो आपको एंथैल्पी गिवन है, क्या गिवन है, देखो CO2 के लिए आपको गिवन है -394,
ठीक है, -394 और फिर प्रोडक्ट में ये माइनस करना पड़ेगा आपको वाटर का। इस तरह से कैलकुलेट करेंगे ना देखो वाटर की ये सॉरी प्रोडक्ट वाली तो कि -394 प्लस ओके, अब यहाँ पर क्या है 2 मोल्स ऑफ वाटर है तो 2 इंटू में वाटर के लिए देखो क्या वैल्यू गिवन है -237 तो -237 अब ये तो किसके लिए हो गई है भई? प्रोडक्ट के लिए हो गई है। अब इसी तरह से क्या करेंगे रिएक्टेंट के लिए कैलकुलेट करेंगे। तो रिएक्टेंट के लिए देखो ऑक्सीजन क्या है अपनी एलिमेंटल स्टेट में होता है तो उसकी तो हम 0 लेते हैं तो इसकी तो कुछ बनेगी नहीं। तो यहाँ पर मिथेनॉल की जो आपको देखो गिवन है वो कितनी गिवन है -166 किलो जूल पर मोल आपको गिवन है। तो यहाँ पर क्या आ गई रिएक्टेंट की ये आ गई। फ़ॉर्मूला क्या होता है इसका कैलकुलेट करने का चेंज इन गिब्स एनर्जी फॉर द रिएक्शन वो होता है प्रोडक्ट की गिब्स एनर्जी माइनस रिएक्टेंट की। तो देखो प्रोडक्ट की है ये और माइनस करोगे तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा रिएक्टेंट के लिए, ठीक है? तो बेसिकली जब आप इसे सॉल्व करोगे तो देखो यहाँ पर ये जो सॉल्व करके जो वैल्यू आएगी देखो वो कितनी आ जाएगी, यहाँ पर तो देखो जो भी अभी मैंने आपको बताया कि प्रोडक्ट में से रिएक्टेंट की माइनस करेंगे, ऊपर वो वाली वैल्यू को रख दोगे, डेल एच में आपको ये गिवन ही है -726 ये पुट कर दोगे और इनटू में क्या कर दोगे 100। तो ये जब आप पूरा पुट करके सॉल्व करोगे आप तो ये आपके पास कुछ आएगा 96%। तो देखो इस क्वेश्चन का मे बी 96 पॉइंट समथिंग आए, एक बार चेक कर लेना बट 96 पॉइंट मतलब 96% के आसपास कुछ आएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या बन जाएगा अभी ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। देखो इस क्वेश्चन में आपको कुछ स्टेटमेंट्स और आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा करेक्ट नहीं है। तो फर्स्ट आपको गिवन है कैटलिस्ट डज नॉट अफेक्ट द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म। तो ये बिल्कुल करेक्ट है। जो कैटलिस्ट होता है वो प्रोडक्ट की अमाउंट को अफेक्ट नहीं करता है। सेकंड आपको दिया है कोलिजन थ्योरी इज यूजफुल फॉर बायोमोलिकुलर रिएक्शन इन गैस। तो ये भी करेक्ट है। फिर थर्ड ऑप्शन आपको दिया है द रेट कांस्टेंट फॉर अ रिएक्शन इंक्रीज एक्सपोनेंशियली विद टेम्परेचर। तो ये भी करेक्ट है। जो रेट कांस्टेंट होता है वो एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होता है टेम्परेचर के इंक्रीज होने से। फोर्थ आपको दिया है ग्रेटर इज द वैल्यू ऑफ फ्री एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन ग्रेटर इज द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट। तो यही वाला स्टेटमेंट रॉन्ग है। उसने ये बोल दिया कि जितनी ज़्यादा एक्टिवेशन एनर्जी होगी ना उतना ही ज़्यादा वहाँ पर क्या होगा रेट कांस्टेंट होगा। ऐसा कुछ नहीं होता। तो यही वाला स्टेटमेंट क्या है भाई रॉन्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट्स रिप्रेजेंट अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। देखो यहाँ पर आपको जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए यूनिट को आइडेंटिफाई करना है। तो यूनिट कैलकुलेट करने के लिए देखो आपके पास एक जनरल फॉर्मूला होता है वो क्या होता है मोल पर लीटर और इस पूरे के ऊपर क्या होता है ब्रैकेट 1 माइनस एस पर सेकेंड। ठीक है ये जनरल फॉर्मूला होता है। यहाँ पर एन क्या होता है भाई ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होती है जिसके लिए भी आपको कैलकुलेट करना है। जैसे अभी आपको यहाँ पर जीरो के लिए कैलकुलेट करना है तो क्या बन जाएगा मोल पर लीटर 1 माइनस ज़ीरो करेंगे तो क्या आएगा भई 1 ही आएगा और ये बन गया पर सेकंड। तो ये क्या आ जाएगा भई यहाँ पर ये बन जाएगा मोल पर लीटर पर सेकंड। ठीक है? तो ये क्या आ गई भई ज़ीरो ऑर्डर की यूनिट आ गई। तो यहाँ पर देखो ये आपको कौन से ऑप्शन में गिवन है? ये आपको गिवन है ऑप्शन नंबर 3 में। तो यही क्या हो गया इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अकॉर्डिंग टू द अरेनियस इक्वेशन द रेट कैन बी एक्सप्रेस्ड बाय। देखो यहाँ पर आपको रेट कांस्टेंट के लिए अरेनियस इक्वेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पर ये एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है और ये पूछा है कि इस रिएक्शन में यहाँ पर क्या है भई ये ई यूज़ हो रहा है। देखो यहाँ पर ये इस तरह से लिखा है ना ई की पावर ई रेज़ टू पावर ई बाय आरटी। ये ई जो है ना ये क्या सिग्निफ़ाई करता है या फिर ई क्या डिनोट करता है, इसकी क्या सिग्निफ़िकेंस है, तो आपको ये बताना है। तो देखो फर्स्ट स्टेटमेंट दिया है द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स विद एन एनर्जी ग्रेटर देन द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्शन। ये नहीं होगा। देखो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आएगा ना वो ऑप्शन नंबर 4 आएगा क्योंकि जो ई होता है ना ये बेसिकली क्या होता है एक्टिवेशन एनर्जी बताता है। यानी कि ये क्या होता है द एनर्जी बिलो व्हिच द कोलाइडिंग मॉलिक्यूल्स विल नॉट रिएक्ट। यानी कि ये मिनिमम एनर्जी होती है वो वाली जिसके बिलो यानी कि इस एनर्जी के नीचे अगर एनर्जी की वैल्यू होती है तो वो क्या है भई वहाँ पर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो रिएक्ट ही नहीं करते हैं। तो बेसिकली क्या होती है मिनिमम एनर्जी होती है। तो जो इसके लिए करेक्ट स्टेटमेंट आएगा वो क्या बनेगा अभी ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कन्वर्जन ऑफ ए इनटू बी। ए को बी में कन्वर्ट कर रहे हैं और कौन सी रिएक्शन है भई ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो रही है और के इस रिएक्शन के लिए आपको क्या गिवन है भई रेट कांस्टेंट गिवन है। तो उसने पूछा है कि टी 99.9% क्या आएगा। तो देखो टी हाफ और टी 99% के बीच में एक रिलेशन होता है। क्या होता है अभी 10 इंटू में टी हाफ। क्या होता है अभी 10 इंटू में टी हाफ और टी हाफ की वैल्यू क्या होती है फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इट इज़ 6.93 अपॉन में के। ठीक है के क्या है यहाँ पर रेट कांस्टेंट है। ये आपको के की वैल्यू के ही दी है क्वेश्चन में। तो ये बेसिकली जब आप सॉल्व करोगे तो ये कुछ आएगा
6.93 के आ जाएगा। तो देखो ऐसा कौन से ऑप्शन में आपको दिया है, यही देख लो T99% यानी कि के टर्म्स में ही पूछा था देखो उसने क्वेश्चन में। तो यहाँ पर देखो ये कौन से ऑप्शन में गिवन है आपको, देखो ये दोनों तो बनेंगे ही नहीं। इसमें तो 0.093 है, इसमें 9.96 है, ऐसा नहीं आ रहा है। ये देखो 6.93 है ना, तो इसका जो क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा क्या आ जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा, क्योंकि इसमें देखो 6.909 के दिया है, तो यही ऑप्शन है इसका करेक्ट बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। यहाँ पर देखो फिर से आपको स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन दिया है और इसमें पूछा है कि कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग गिवन है। तो देखो ये आप एक बार स्टेटमेंट सारी रीड आउट कर लेना। तो ये जब भी हम क्या करते हैं भाई, फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर रिएक्शन पढ़ते हैं, तो उसके रिगार्डिंग यहाँ पर बेसिकली देखो ये तीनों ही जो स्टेटमेंट आपको गिवन है ना, फर्स्ट ऑर्डर की ही गिवन है कि इसका टी हाफ ये बनेगा, एक्सपोनेंशियली इसको ऐसे लिख सकते हैं, और ये सब आपको गिवन है। तो ये तीनों ही स्टेटमेंट फर्स्ट ऑर्डर के रिगार्डिंग करेक्ट दी हुई है। लेकिन जो ये फोर्थ ऑप्शन आपको दिया है, फॉर अ सेकंड ऑर्डर रिएक्शन द यूनिट ऑफ के इज गिवन बाय, ये जो आपको गिवन है ना, ये रॉन्ग दिया है। यहाँ पर ये क्या आता, ये तो यहाँ पर ये स्क्वायर की जगह पे क्यूब आता, और ये जो सेकंड स्क्वायर है ये क्या आएगा, पर सेकंड बनेगा। तो यही वाला ऑप्शन आपको रॉन्ग दिया है। तो यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर 4 आ जाएगा। ये तीनों स्टेटमेंट आप रीड करके देख लेना, करेक्ट दी हुई है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब, व्हेन 3 मोल ऑफ एक्स यानी कि एक्स के 3 मोल एंड 1 मोल ऑफ वाई, वाई का 1 मोल आर मिक्स इन 1 लीटर वेसल, यानी कि 1 लीटर वेसल के अंदर आपने 3 मोल लिए हैं एक्स के और 1 मोल लिया है वाई का, एंड द फॉलोइंग रिएक्शन टेक प्लेस, और ये रिएक्शन हो रही है, ठीक है, क्या हो रहा है अभी, एक्स प्लस वाई आपने ये लिया है, और यहाँ पर जो रिएक्शन हो रही है वो क्या बन रही है भाई, 2Z मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं। अब एक्स का आपने स्टार्टिंग में कितने मोल लिए हैं भाई, 3 मोल लिए हैं, और वाई के कितने लिए, सॉरी हाँ, एक्स के 3 है और वाई का 1 मोल है, और ये जो आपने लिया है कितने उसमें लिया है अभी, 1 लीटर वेसल में लिया है। तो देखो स्टार्टिंग में क्या होता है, जब रिएक्शन स्टार्ट होती है या फिर बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट पे कोई भी सिर्फ क्या होते हैं भाई, रिएक्टेंट ही होते हैं, प्रोडक्ट तो होता नहीं है। तो यानी कि ये तो ज़ीरो हो जाएगा, यानी कि जब टाइम ज़ीरो था तो रिएक्टेंट तो थे वहाँ पर, लेकिन प्रोडक्ट की अमाउंट क्या थी, ज़ीरो थी। अब टी इक्विलिब्रियम पे हमने ऐसा लेट कर लिया कि इसके एक्स मोल कंज्यूम हो गए, उसने रिएक्ट किया है, तो यानी कि 3 में से एक्स कम हो जाएँगे। इसी तरह से अब इसने जितने यहाँ पर कम किए उतने ही यहाँ पर, यानी कि एक्स मोल ने अगर रिएक्ट किया है यहाँ पर, तो वाई मोल के वाई जो होगा वो भी कितने कंज्यूम हुए होंगे, कितने के साथ रिएक्शन करेगा ये एक्स मोल, एक्स के साथ ही, तो 1 माइनस एक्स, और यहाँ पर ये जितने कंज्यूम हुए हैं उतने ही बने होंगे। तो ये देखो एक्स और एक्स ये कितना बना होगा भाई, 2x बना होगा। उसने फिर क्वेश्चन में क्या बोला है कि एट इक्विलिब्रियम, यानी कि जब इक्विलिब्रियम मिक्सचर है ना, तो उस टाइम पे जो Z है, यानी कि Z की जो कंसंट्रेशन है वो आपको कितनी गिवन है भाई, 0.5 मोल गिवन है। तो देखो यानी कि इसका मतलब ये है कि इक्विलिब्रियम वाली कंडीशन है ये इक्विलिब्रियम पे कंसंट्रेशन बताई है ना मैंने। तो देखो इक्विलिब्रियम पे ये गिवन है, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर ये जो 2x है इसकी वैल्यू कितनी है भाई, 0.5 है। तो यहाँ से जब आप x सॉल्व कर सकते हो, x की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो, 0.5 अपॉन में 2, तो ये कुछ आएगा 0.25 आ जाएगा। अब आपके पास x की वैल्यू आ गई, यानी कि कितना अमाउंट कंज्यूम हो रही है, तो ये पता चल गया अभी आपको यहाँ पर। तो देखो इसमें से 3 माइनस एक्स है, तो यहाँ से क्या करेंगे, हम इसको माइनस कर देंगे, तो ये बन जाएगा 3 माइनस 0.25, और यहाँ पर ये आ जाएगा 1 माइनस 0.25। तो यानी कि इक्विलिब्रियम वाली कंडीशन पे यहाँ पर जो बन रहा है ये x है, वो x कितना कंज्यूम हो रहा है, बन नहीं रहा, सॉरी, इसने अपना यूज़ करने के बाद यानी कि कंज्यूम होने के बाद ये कितना बचा है यहाँ पर 2.75, और यहाँ पर कितना है भई, ये 0.75 आ जाएगा, और यहाँ पर तो ये है ही 0.5, ठीक है? ये बन रहा है ना 0.5 यहाँ पर, तो ये आ गया। अभी आपको यहाँ पर क्या कैलकुलेट करना था भई, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसे हम डिनोट करते हैं केसी से, और ये कैसे कैलकुलेट करते हैं, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन में क्या करते हैं, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। तो देखो यहाँ पर प्रोडक्ट जो है वो कितना गिवन है, देखो 0.5 कितना गिवन है भई, 0.5 गिवन है, देखो क्वेश्चन के अंदर। प्रोडक्ट की अमाउंट देखो जो आपको यहाँ पर गिवन है, ज़ेड की अमाउंट वो कितनी गिवन है भाई, देखो 0.5 गिवन है और 1 लीटर वेसल है, तो यानी कि यहाँ पर कंसंट्रेशन 1 ही गिवन है आपको, ठीक है? तो यहाँ पर 1 आप लिखो चाहे मत लिखो, सेम ही बात है, जैसे 0.1 यानी कि मोल लिखते हैं और फिर नीचे डिवीज़न में क्या आता है भई, वो वॉल्यूम आता है कि कितना वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम तो 1 लीटर ही है, तो इसको मेंशन करो या फिर ना करो तो ये आ जाएगा। तो यहाँ पर देखो 2 मोल्स किसके बन रहे थे, प्रोडक्ट के बन रहे थे, तो यानी कि जो भी बन रहा होता है कोएफ़िशिएंट उससे क्या करते हैं यहाँ पर स्क्वायर कर देते हैं, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, x कितना है भई, 2.75 है। अब 1 से तो करो चाहे मत करो एक ही बात है, और मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा भई, यहाँ पर 0.751, ठीक है? अब 1 से तो करने का कोई मतलब नहीं है, तो बेसिकली जब आप इसे सॉल्व करोगे तो यहाँ पर तो ये कितना आ जाएगा, 0.25, और यहाँ पर ये नीचे मल्टीप्लाई में आ जाएँगे,
और जब आप इसे काट-पीट के सॉल्व करोगे तो ये आपके पास आ जाएगा 0.12। तो ये अब देखते हैं कौन से ऑप्शन में आपको गिवन है। ये आपको गिवन है ऑप्शन नंबर 2 में, तो यही क्या हो गया इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन देखते हैं अब यहाँ पर। इन द रिएक्शन, यहाँ पर देखो एक रिएक्शन दी है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की, और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बन रहा है और हीट रिलीज़ हो रही है। इसका मतलब ये कैसी रिएक्शन है? एक्ज़ोथर्मिक रिएक्शन है। और ये बोला है कि इक्विलिब्रियम के टाइम पे 5 मोल तो नाइट्रोजन के हैं और 7 मोल ऑक्सीजन के हैं और 0.10 मोल नाइट्रोजन डाइऑक्साइड यानी कि NO2 के हैं, आर प्रेजेंट इन अ 1.5 लीटर वेसल। और जो वेसल है यानी कि यहाँ पर जो वॉल्यूम आपको गिवन है वो कितना गिवन है भाई? 1.5 लीटर गिवन है। तो यहाँ पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या बनेगा? तो देखो अभी हमने देखा था सेम ये वैसा ही क्वेश्चन है। तो केसी क्या होता है बेसिकली? प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन में क्या करते हैं यहाँ पर रिएक्टेंट जो भी होता है उसकी कंसंट्रेशन कर देते हैं, और यहाँ पर जो भी आगे कोफिशिएंट लगे होते हैं वो पावर में चले जाते हैं। तो देखो यहाँ पर क्या गिवन है भाई? प्रोडक्ट देखो क्या है? NO2 है। तो NO2 की अमाउंट देखो आपको कितनी गिवन है? 0.10, तो 0.10 अपॉन में, अब देखो 1 लीटर नहीं है यहाँ पर, कितना गिवन है? 1.5 लीटर। तो ये आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा कि ये 1.5 लीटर में है। इसका क्या करना पड़ेगा? स्क्वायर, क्योंकि NO2 के सामने क्या लगा है भई? 2 कोएफ़िशिएंट है। अपॉन में क्या करते हैं? रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन लेते हैं। तो यहाँ पर देखो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट आएगा। जब भी इसी तरह से यहाँ पर रिएक्टेंट 2 या 3 होते हैं, तो अब हम क्या करते हैं उनका जो भी रिएक्टेंट होते हैं उनका कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट लेते हैं। तो यहाँ पर N2 नाइट्रोजन के लिए देखो कितने मोल गिवन है? 5, और जो इसकी कंसंट्रेशन गिवन है, सॉरी वॉल्यूम गिवन है वो कितना है? 1.5 इंटू में फिर क्या हो जाएगा? O2, O2 के लिए देखो आपको क्या गिवन है? 7 मोल। तो 7 अपॉन में 1.5। अब यहाँ पर देखो इसके लिए कोएफ़िशिएंट क्या यूज़ हो रहा है? 2, तो इसका क्या आएगा? स्क्वायर। और जब आप इसे सॉल्व करोगे तो ये सॉल्व करने के बाद आपके पास आएगा 6.1 इंटू 10⁻⁵ तो यानी कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है अभी? ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब यहाँ पर। ए सॉल्यूशन ऑफ NaOH, एक बेस ले रखा है इन्होंने, ठीक है? बेस कौन-सा है अभी? NaOH है, जिसका आपको यहाँ पर ये इसकी कंसंट्रेशन गिवन है। इट्स पीएच विल बी, अब इसका पीएच पूछा है इसने कि क्या बनेगा। तो देखो अब उसने पीएच पूछा है इसका क्या आएगा, तो अब यहाँ पर ये बेस गिवन है, तो बेस के लिए तो क्या होती है अभी वैल्यू? पीओएच बनेगी, यानी कि बेस के लिए जो यहाँ पर क्या गिवन है? ओएच नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन गिवन है। तो क्या होता है देखो, एच पॉजिटिव और जो ओएच नेगेटिव होता है यानी कि एसिड प्लस में, और ये जो यानी कि ये एसिड और ये बेस का जो होता है, ठीक है? इन दोनों की कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट किसके इक्वल होता है अभी? 1 इंटू में 10⁻⁻14 इसके इक्वल होता है इन दोनों की। ये एसिड से आया है, ये बेस से आया है, इन दोनों की प्रोडक्ट का, इन दोनों की कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट इसके इक्वल होता है 1 इंटू 10⁻⁻14 की। तो देखो यहाँ से उसने क्वेश्चन में क्या पूछा है? एच पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन पूछी है, तो यानी कि ये आ जाएगा 1 इंटू में 10⁻⁻14 अपॉन में ओएच नेगेटिव आयन कंसंट्रेशन। अब ओएच नेगेटिव आयन के लिए तो आपको गिवन है, कितनी गिवन है भाई? 5 इंटू में 10⁻2 मोलर। तो यहाँ पर OH के प्लेस पे ये वाली वैल्यू को हम क्या करेंगे भाई? पुट कर देंगे। तो ये आ जाएगा 1 इंटू में 10⁻14 अपॉन में 5 इंटू में 10⁻12, और इसे जब हम सॉल्व करेंगे, सॉरी ये 12 है, 2 गिवन है, एक बार चेक करो। ये 2 गिवन है भई, ये कितनी गिवन है आपको? 2 गिवन है। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे तो ये सॉल्व करने के बाद आपके पास आएगा 2 इंटू में 10⁻13 मोलर। तो यानी कि यहाँ से H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन आ गई। अब उसने क्या पूछा था क्वेश्चन में? पीएच पूछा है। तो पीएच हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? पीएच कैलकुलेट करते हैं माइनस लॉग ऑफ H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन। H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन कितनी आई है? तो देखो माइनस लॉग ऑफ, यहाँ पर H पॉजिटिव आयन की जो कंसंट्रेशन आई है वो है आपके पास 2 इंटू में 10⁻13। अब ये लॉग का ही फॉर्मूला होता है, जैसे लॉग A इंटू बी होता है, तो उसे हम कैसे लिखते हैं? लॉग A प्लस बी। ये फॉर्मूला ही होता है लॉग को सॉल्व करने का, कि जब दो वैल्यूज़ क्या होती है, लॉग के साथ मल्टीप्लाई में होती है, तो हम उन्हें ऐसे लिखते हैं लॉग A प्लस में लॉग बी। तो यहाँ पर ये सेम वैसे ही ओपन करेंगे, माइनस, ये माइनस को मैं एक बार अभी बाहर ही रखती हूँ। तो लॉग 2, ठीक है, प्लस यहाँ पर क्या आ जाएगा? ये क्या होता है, और एक और लॉग में ही फॉर्मूला यूज़ करते हैं हम, कि जो भी पावर होती है ना, वो पावर क्या होती है लॉग में आगे आ जाती है। तो यहाँ पर कितनी गिवन है देखो? -13, तो ये क्या आ जाएगा यहाँ पर? -13 ऑफ लॉग 10। ओके, अब यहाँ पर ये वैल्यू आ गई। तो अब देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आगे जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो माइनस ये वाला तो बाहर ही रहेगा, ठीक है, log 2, और माइनस अब यहाँ पर क्या आ जाएगा देखो, log 10 की वैल्यू होती है 1, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर ये log 2 माइनस log 10 की वैल्यू 1 है, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या आ जाएगा? माइनस का 13 ही आ जाएगा, ठीक है, क्या आ जाएगा भाई यहाँ पर? माइनस का 13 आ गया। अब जो log 2 की वैल्यू है वो देखो आपको क्वेश्चन में गिवन है, कितनी गिवन है भाई क्वेश्चन के अंदर? 0.3 गिवन है। जब आप इसे सॉल्व करोगे यहाँ पर, तो ये log 2 के प्लेस पे आपने क्या रखा भई यहाँ पर? माइनस, और ये 0.3 माइनस 13,
जब आप इसे सॉल्व करोगे तो ये क्या आ जाएगा, देखो माइनस की वैल्यू आएगी। अब ये बाहर माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और ये आपके पास कुछ आएगी 12.69। तो अब देखते हैं कौन से ऑप्शन में आपको गिवन है। तो देखो कौन से ऑप्शन में गिवन है भई, 12 पॉइंट ये जो 69 आया है, इसको अप्रॉक्सिमेटली हम 7 बोल सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा भई, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब यहाँ पर, ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर एसीटेट। एक सिल्वर एसीटेट का सॉल्यूशन लिया हमने सैचुरेटेड, और उसकी जो कंसंट्रेशन है, यानी कि यहाँ पर जो सिल्वर आयन है ना, उसकी कंसंट्रेशन आपको गिवन है 2 इंटू में 10⁻³ मोल ऑफ सिल्वर। सॉल्यूशन के अंदर, यानी कि 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर इतने आयन्स प्रेजेंट है सिल्वर की। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट पूछा है, तो देखो जब भी सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट पूछा होता है तो उसमें हम क्या करते हैं, आयन्स देखते हैं कौन-कौन से हैं, और उनकी क्या लिखते हैं अभी, मोलर कंसंट्रेशन लिखते हैं, और उनका प्रोडक्ट लेते हैं, वही क्या होता है, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। तो यहाँ पर देखो जो सॉल्ट आपको गिवन है वो क्या है, CH3COAG, सिल्वर एसीटेट हो गया ये। और ये किस तरह से यहाँ पर आयन्स बना रहा है, CH3COO नेगेटिव और प्लस में Ag पॉजिटिव। अब हम यहाँ पर लेट कर लेते हैं कि इसकी कंसंट्रेशन भी S है, यानी कि मोलर कंसंट्रेशन, और इसकी भी। तो बेसिकली जो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है भई, कंसंट्रेशन ऑफ ये प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन होती है। तो यहाँ पर ये क्या आ जाएगा, S इंटू में S, तो ये क्या आ गया, S स्क्वायर आ गया। अब यहाँ पर देखो जो इसके लिए आपको गिवन है, ठीक है, आयन्स की वैल्यू, यहाँ पर इतने आयन्स बन रहे हैं ना, ये कंसंट्रेशन का मतलब क्या है, आयन्स है, तो यहाँ पर देखो इतने आयन्स बन रहे हैं, तो यानी कि S की वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है, तो उसका आपको क्या करना है, बेसिकली स्क्वायर करना है। तो 2 इंटू में 10⁻³ इसका जब आप यहाँ पर स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा, 4 इंटू में 10⁻6। तो देखो ये आपको कौन से ऑप्शन में गिवन है, ये आपको गिवन है ऑप्शन नंबर 2 में, तो यही क्या हो गया, इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ 4 एसिड्स। देखो यहाँ पर 4 एसिड्स दिए हैं आपको ABCD, व्हेन न्यूट्रलाइज अगेंस्ट अ कॉमन बेस, एक कॉमन बेस के साथ हम न्यूट्रलाइज कर रहे हैं, तो ये वैल्यूज आती है एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन की। तो वीकेस्ट एसिड बताना है, तो देखो जिसकी वैल्यू जितनी कम आएगी उसका क्या होगा, एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन उतना ही कम होगा। तो यानी कि यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, देखो इन चारों में से कौन सी वैल्यू सबसे छोटी है, 39.7, तो ये बी के लिए है, तो इसका राइट आंसर क्या आ गया अभी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अमंग द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सॉल्यूशन व्हिच वन इज एक्सपेक्टेड टू बी आइसोटोनिक एट द सेम टेम्परेचर। ये पूछा है, यहाँ पर देखो ये 4 पेयर्स दिए हैं आपको सॉल्यूशन के, और इसमें से ये आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा आइसोटोनिक बनेगा एट सेम टेम्परेचर। तो देखो आइसोटोनिक का मतलब क्या होता है, ऐसे सॉल्यूशन व्हिच हैव द सेम ऑस्मोटिक प्रेशर, जिनका क्या होगा भाई, सेम ऑस्मोटिक प्रेशर होता है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, आइसोटोनिक बोलते हैं। अब यहाँ पर आइसोटोनिक जो होंगे ना, यानी कि जिनका सेम ऑस्मोटिक प्रेशर होगा, वो कब आएगा, वो आता है जब कंसंट्रेशन भी सेम हो और नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी क्या हो भाई, सेम हो। वो तभी आ सकता है आइसोटोनिक सॉल्यूशन जब कंसंट्रेशन भी सेम हो और नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी सेम हो। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, सेम का आइडेंटिफाई करने के लिए नंबर ऑफ पार्टिकल्स देख लो और कंसंट्रेशन को चेक कर लो किस किस की सेम है। तो देखो फर्स्ट ऑप्शन में इधर तो 0.1 है और इधर 0.2 है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। और सेकंड में आपको देखो क्या दिया है, इसमें 0.1 0.2 इसकी भी कंसंट्रेशन डिफरेंट है। थर्ड में देखो 0.1 0.1 गिवन है यहाँ पर, बट यहाँ पर देखो नंबर ऑफ आयंस जो है ना, वो पार्टिकल्स वो सेम नहीं है, वो डिफरेंट है। देखो यहाँ पर NaCl में कितने बनेंगे, 2 बनेंगे, और Na2SO4 जब आप इसमें आयंस चेक करोगे तो यहाँ पर सोडियम के कितने आयंस बनेंगे भाई, 2 बनेंगे, क्योंकि Na पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पर 2 Na पॉजिटिव बनेंगे और सल्फेट का 1 बनेगा, तो कितने आयंस बन रहे हैं, 3 बन रहे हैं। तो यानी कि इसमें कंसंट्रेशन तो सेम है थर्ड ऑप्शन में, बट यहाँ पर जो नंबर ऑफ आयंस है, पार्टिकल्स है, वो सेम नहीं है, तो यानी कि ये भी आइसोटोनिक सॉल्यूशन नहीं बनाएगा। तो एक ही ऑप्शन बचा है, क्या रहा आंसर आएगा भी ऑप्शन नंबर 4। देखो इसमें कंसंट्रेशन भी सेम है 0.1, और जो नंबर ऑफ आयंस है वो भी सेम है। Na2SO4 में 2 तो सोडियम के होंगे और एक सल्फेट का, 3 आयंस हो गए, और कैल्शियम नाइट्रेट में एक कैल्शियम का होगा, 2 नाइट्रेट के होंगे, तो ये भी इसमें भी कितने आ गए भाई, 3 आयंस आ गए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ गया भाई, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब यहाँ पर, टोलुइन इन द वेपर फेज इज इन इक्विलिब्रियम। टोलुइन है वेपर फेज में, ठीक है, इक्विलिब्रियम में लिया हमने विद द सॉल्यूशन ऑफ बेंजीन, बेंजीन के साथ। बेंजीन एंड टोलुइन हैविंग मोल फ्रैक्शन, दोनों के जो मोल फ्रैक्शन है वो आपको 0.05 गिवन है। इफ द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन इज 119 टोर एंड दैट ऑफ टोलुइन इज 37 टोर, दैट इज सेम टेम्परेचर, सेम टेम्परेचर पे दिया है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ टोलुइन कैलकुलेट करना है आपको वेपर फेज में। तो देखो ये हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पर दोनों के मोल फ्रैक्शन गिवन है, यहाँ पर हम टोटल प्रेशर कैलकुलेट करेंगे और वो देखते हैं पार्शियल प्रेशर, वो वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो देखो क्या होगा यहाँ पर, जो आपको यहाँ पर प्रेशर गिवन है किसके लिए भी, टोलुइन के लिए गिवन है, वो कितना गिवन है, देखो यहाँ पर 37 टोर, और जो बेंजीन के लिए आपको गिवन है वो कितना गिवन है भाई, 119 टोर।
अब अकॉर्डिंग टू द अगर हम देखें रोल्स लो तो यहाँ पर जो टोटल प्रेशर बनेगा वो क्या बनेगा पीटी प्लस में पीबी यानी कि ये टोलुइन का प्लस में इसका। अब ये कैसे कैलकुलेट करते हैं? अब जो हम ये कैलकुलेट करेंगे तो रोल्स लॉ में क्या होता है जो भी टोटल प्रेशर बनता है मतलब निकालते हैं कैलकुलेट करते हैं वो क्या करते हैं उसके मोल फ्रैक्शन इनटू में प्रेशर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर देखो मोल फ्रैक्शन इसके कितने गिवन है 0.05 तो 0.05 और इसके लिए प्रेशर कितना गिवन है भाई 37 प्लस में बेंजीन के लिए आपको कितने मोल फ्रैक्शन गिवन है 0.05 ही और यहाँ पर जो इसके लिए प्रेशर गिवन है वो कितना है 119। अब जब आप इसे सॉल्व करोगे तो ये सॉल्व करके आई थिंक आएगा 7.8 क्या आएगा भाई यहाँ पर ये 7.8 आ जाएगा। और यहाँ पर फिर मोल फ्रैक्शन आपको टोलुइन का कैलकुलेट करना है किसके लिए कैलकुलेट करना है भाई टोलुइन के लिए। तो वो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं जिसके लिए भी कैलकुलेट करना होता है ना उसके प्रेशर को ऊपर रखेंगे। तो टोलुइन का प्रेशर लिया और अपोन में क्या करते हैं टोटल प्रेशर ले लेते हैं क्या करते हैं अभी टोटल प्रेशर ले लेते हैं। तो यहाँ पर देखो जो टोलुइन का आएगा ये सॉल्व करके ठीक है टोलुइन के लिए जो वैल्यू आएगी यहाँ पर ये इसके मोल फ्रैक्शन और प्रेशर से मल्टीप्लाई करके वो आई थिंक आएगी 1.85 और जो टोटल है वो तो अभी हमने कैलकुलेट ही किया ये कितना आ रहा है भाई 7.8 तो इस क्वेश्चन का आंसर आई गेस वो बनेगा 0.237 तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ गया अभी ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब यहाँ पर विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स इज इनकरेक्ट। यहाँ पर देखो ये पूछा है इलेक्ट्रोलाइट के रिगार्डिंग कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं कि कौन सा इनकरेक्ट है। फर्स्ट आपको दिया है कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन डिपेंड्स ऑन अपॉन द विस्कोसिटी ऑफ द सॉल्यूशन। सेकंड आपको गिवन है कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन डिपेंड्स अपॉन द साइज ऑफ आयन की साइज पे डिपेंड करती है। कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर यानी कि टेम्परेचर के साथ चेंज होती है इंक्रीज होती है। फोर्थ आपको गिवन है कंडक्टिविटी डज नॉट डिपेंड अपॉन सॉल्यूशन ऑफ द आयंस प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। तो देखो यही वाला स्टेटमेंट रॉन्ग है उसने बोला नंबर ऑफ आयंस पे डिपेंड ही नहीं करती। तो ये रॉन्ग है जितने ज़्यादा नंबर ऑफ आयंस होते हैं उतनी ही ज़्यादा क्या होती है भाई कंडक्टिविटी होती है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा क्या आएगा भी ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर देखो आपको ये डाटा गिवन है और इस डाटा के अकॉर्डिंग आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि विच वन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। तो आपको यहाँ पर क्या ध्यान रखना है कि जिसकी जितनी कम लोएस्ट रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू होगी या फिर आप बोल दो कि जिसकी जितनी ज़्यादा नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू होगी वो उतना ही अच्छा क्या बनेगा भाई रिड्यूसिंग एजेंट बनेगा। तो यहाँ पर देखो ऑप्शन जब आप देखोगे तो यहाँ पर क्या आएगा जो ऑप्शन नंबर ये नहीं कि ये क्रोमियम वाला आएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा भाई ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा। इसका जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो देखो कैसा गिवन है आपको नेगेटिव गिवन है। तो यही वाली वैल्यू आ जाएगी इसकी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है अभी ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन। देखो यहाँ पर आपको एक ये रिएक्शन दी हुई है और इस रिएक्शन के रिगार्डिंग आपको क्या करना है पोटेंशियल कैलकुलेट करना है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट करना है और यहाँ पर ये रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यूज गिवन है। तो देखो इस रिएक्शन में जो फॉर्मूला होता है कैलकुलेट करने के लिए पोटेंशियल वो क्या होता है भाई बेसिकली ई नोट सेल हम कैसे कैलकुलेट करते हैं किसी के लिए भी ई कैथोड माइनस ई एनोड। और कैथोड पे हम क्या देखते हैं भाई कैथोड पे हम देखते हैं रिडक्शन पोटेंशियल क्या देखते हैं रिडक्शन पोटेंशियल। तो देखो इस रिएक्शन में हम देखते हैं कि रिडक्शन किसका हो रहा है। तो देखो यहाँ पर टिन कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में जीरो जीरो से +2 में जा रहा है यानी कि क्या हो रहा है यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो यानी कि इसका तो क्या होगा भाई यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो ये तो क्या करेगा ये तो हम एनोड वाली वैल्यू पे लिखेंगे। और यहाँ पर जो आपको कैथोड के लिए आएगा +2 ये देखो ये क्या है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में आयरन और ये किस में जा रहा है +2 में जा रहा है। यहाँ पर इसका क्या हो रहा है भाई रिडक्शन हो रहा है। तो कैथोड पे हम क्या लेते हैं रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू। तो इसके लिए जो रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू बनेगी वो क्या बनेगी +3 से +2 तो ये बिल्कुल करेक्ट है यानी कि ये तो आ जाएगी 0.77 वोल्ट। इसको चेंज करने की नीड नहीं है। यहाँ पर देखो इसमें आपको क्या गिवन है ये गिवन है SN+2 से एसएन बन रहा है। तो यानी कि ये क्या है देखो +2 से 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में जा रहा है। इसका मतलब क्या है कि ये रिडक्शन हो रहा है। अब रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू गिवन है आपको बट आपको यहाँ पर क्या चाहिए एनोड पे क्या हो रहा है देखो ऑक्सीडेशन हो रहा है। इसके लिए आपको कौन सी वैल्यू चाहिए ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की। तो वो वैल्यू क्या आएगी भाई यहाँ पर जो भी वैल्यू आपको गिवन है उसका रिवर्स कर दो। तो ये -0.14 है। तो ये क्या बन जाएगी यहाँ पर ये 0.14 को इस तरह से रखोगे तो ये बन जाएगा यहाँ पर सॉल्व करके 0.77 प्लस में 0.14 और ये सॉल्व करके आ जाएगा आपके पास 0.91। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ गया भाई 0.91। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। तो बेसिकली देखो डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन क्या होती है भाई जिसमें क्या होता है एक ही एलिमेंट ऑक्सीडेशन और रिडक्शन प्रोडक्ट बना रहा होता है। तो जब आप ये ऑप्शन को ध्यान से देखोगे तो एक ही ऑप्शन आपको ऐसा गिवन है ऑप्शन नंबर 3। इसमें देखो NO2 से NO2 नेगेटिव भी बन रहा है और ये NO3 नेगेटिव भी बन रहा है। तो यही क्या आ जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब यहाँ पर द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोरीन इन HCl। यहाँ पर देखो आपको HCl HClO ClO4 नेगेटिव
और ये क्या दे रखा है अभी आपको ब्लीचिंग पाउडर का फ़ॉर्मूला, तो इसके अंदर क्या करना है आपको यहाँ पर क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करना है। तो देखो HCl में तो सबको पता है यहाँ पर क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है भई -1 होती है। तो जिस भी ऑप्शन में -1 आपको नहीं गिवन है उसको कट कर दो, जैसे कि ऑप्शन नंबर 3, तो ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। फिर HClO कैलकुलेट करो, तो HClO में जब आप कैलकुलेट करोगे तो हाइड्रोजन पे क्या होता है अभी +1 होता है। X के लिए आपको यानी कि हैलोजन के लिए कैलकुलेट करना है तो X लिखा। ऑक्सीजन का कितना होता है भई -2 होता है और ओवरऑल कोई चार्ज नहीं है तो ये 0 आ जाएगा। तो X की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी भई देखो 2 इधर जाएगा प्लस का और ये 2 माइनस 1 ये क्या आ गया अभी 1 आ गया तो यानी कि +1। अब देखो +1 आपको 2 ही ऑप्शन में गिवन है, एक फर्स्ट में और एक सेकंड में, तो यानी कि ऑप्शन नंबर 4 भी कट हो जाएगा क्योंकि इसमें देखो सेकंड आपको क्या गिवन है -1, तो ये ऑप्शन भी कट हो गया है। थर्ड वाली कैलकुलेट करते हैं, देखो अभी यहाँ पर थर्ड में आपको किसके लिए कैलकुलेट करना है ClO4 नेगेटिव। तो जब आप इसके लिए कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पर ये क्या आ जाएगी भई, ये आ जाएगी यहाँ पर x -8 -1 बेसिकली यहाँ पर ये कितना आ जाएगा भई +7 आ जाएगा। क्या आ जाएगा भई +7 आ जाएगा। तो देखो +7 आपको एक ही ऑप्शन में गिवन है, ऑप्शन नंबर 2 में, तो यही आ गया। और यहाँ पर इसमें जब क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट आप कैलकुलेट करोगे, तो ये जो एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट है ना, वो तो इसकी क्या आएगी 0 आएगी। अदरवाइज़ अगर आप ये दोनों क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करोगे ना ऐसे ये, तो यहाँ पर ये दोनों की अलग-अलग आएगी क्योंकि देखो ये इस तरह से होगा। ध्यान से देखना, अगर आप यहाँ पर इसकी एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करते हो, यहाँ पर ब्लीचिंग पाउडर में क्लोरीन की, तो वो तो आएगी 0। कैसे देखो, एक ये कैल्शियम है, कैल्शियम पे कितना चार्ज होता है +2 और ऑक्सीजन का कितना चार्ज होता है -2 और यहाँ पर क्लोरीन के लिए आपको कैलकुलेट करना है, तो ये क्या आ जाएगा भई यहाँ पर 2x आ जाएगा इक्वल्स टू में 0। तो यहाँ पर बेसिकली क्या है, ये कैंसल हो जाएँगे, तो यानी कि 2x इज़ इक्वल टू में 0, तो x की वैल्यू कितनी आ गई भई 0। तो यानी कि एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट इन ब्लीचिंग पाउडर क्लोरीन इज़ 0। बट अगर आपको ये दोनों क्लोरीन के लिए डिफरेंट पूछा हो अलग-अलग, तो वो अलग आएगी। कैसे देखो, कैल्शियम पे कितना चार्ज होता है +2 और ये कैसे बनेगा, यहाँ पर Cl क्या होता है भई -1 होता है। अब ये इस तरह से है OCl, तो देखो +2 है और ये -1 है, तो यानी कि इसके ऊपर भी क्या चार्ज होगा -1 होगा, तभी तो ये -2 बनाएगा। माइनस +2 को बैलेंस करने के लिए -2 होना चाहिए। तो यहाँ पर ये इसके ऊपर -1 है, तो यहाँ पर देखो इस वाले क्लोरीन की तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है -1 है, बट इसके अंदर अलग आएगी। कैसे? ऑक्सीजन की क्या होती है -2 होती है, क्लोरीन के लिए आपको यहाँ पर कैलकुलेट करनी है और ओवरऑल चार्ज इसके ऊपर कितना आ रहा है भई -1 आ रहा है, तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आएगी देखो -1 + 2 तो यानी कि +1। तो यानी कि यहाँ पर एक क्लोरीन तो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है और एक क्लोरीन -1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, बट ये दोनों क्लोरीन की अलग-अलग है। अगर एवरेज पूछी हो तो एवरेज के लिए तो फिर यही आएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या बन जाएगा अभी ऑप्शन नंबर 2। तो ये थे क्वेश्चंस जो हमने डिस्कस किए हैं केवीएस पीजीटी केमिस्ट्री के डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम का हमने कंप्लीट सॉल्यूशन को डिस्कस कर लिया है। अब हम केवीएस पीजीटी का डायरेक्ट रिक्रूटमेंट वाले एग्ज़ाम को स्टार्ट करेंगे डिस्कस करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक आप ये पूरे पेपर को अच्छे से रिवाइज़ करना, पढ़ते रहना।